अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं कम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर भी जो हैं, आपने मेडिकल पढ़ा, फिर एंकरिंग भी की है, फिर आपकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है। इस सबसे पहले सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करी है कि एक साथ इतना कुछ खातून कर रही हैं। तो ये मतलब जर्नी आपकी शुरू हुई मेडिकल से और फिर आपने अपनी फील्ड एकदम से चेंज कर ली। क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे नहीं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इस लाइन में आना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माय एमबीबीएस, वो डेफिनेटली उसमें एक अपना पैशन, बिकॉज मेरा ये हमेशा से रहा है कि जो भी करूँ वो बेस्ट करूँ, अपना बेस्ट दूँ और आउटकम फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं हम। सो मेडिसिन करने के बाद साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स का भी शौक़ रहा है, मैं पेंटिंग भी करती रही हूँ। और कभी कभी मैं कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, मैं पुलिस सर्विस में नहीं होती, तो मैं एक आर्टिस्ट होती। अच्छा, मतलब आप स्पोर्ट्स भी आपको पसंद? बिल्कुल, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत, मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर भी। आई वाज इन बैडमिंटन, मुझे टेनिस बहुत पसंद है, टेबल टेनिस बहुत पसंद है और मैं खेलती रही हूँ। मतलब स्पोर्ट्स में बहुत, बिकॉज मुझे घर में हमारी एक्टिविटी होती थी या पढ़ना है या फिर स्पोर्ट्स है और या खाना या सोना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्टिविटी हमारी होती नहीं थी एज सच। सो साथ में मतलब कोई क्रिएटिव काम, जैसे मैंने पेंटिंग अपने फादर से सीखी। ही वाज आल्सो स्पोर्ट्समैन और उन्हीं से मैंने पेंटिंग सीखी, उन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई, पेंटिंग सिखाई। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मेरी यही हॉबीज रही हैं। ठीक है। तो एंकरिंग के जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी मैंने एक शौकिया किया था। कैसा था वैसे वो एक्सपीरियंस? मेरे जैसा था या फिर थोड़ा चेंज था? मैं ये ताकि मुझे पता चले कि हर किसी का अलग होता है या मेरे जैसा ही होता है। I mean, it was okay for me for a change. It was good. मैं इसको pursue भी कर सकती थी मज़ीद, लेकिन because my plans changed and I switched from MBBS to CSS करने का बना। उसकी रीज़न मेन ये रही कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बारी बारी यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेडिसिन भी किया, वो बाहर चले गए। सही है। सो आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वहाँ पर फिर मैंने स्पेशलाइजेशन करनी थी। बट देन उनके देखिए आने का कोई प्लान वापस बना नहीं, कभी वो वापस पाकिस्तान आए। एग्जैक्टली। सो मुझे था कि आई वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू माय ओन कंट्री। मैं भी चली जाती और मुझे लगता है मैंने भी वापस फिर नहीं आना था, बिकॉज एवरीबडी गॉट सेटल्ड देयर। तो मैंने भी उनकी तरह फिर वहीं पर ही रहना था। और ऐसा था कि वहाँ पर सब कुछ सेटअप मौजूद था, मैंने जाके वहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करनी थी। एज सच आई जस्ट हैड टू स्टडी एंड क्लियर, प्लेट में रखा हुआ मिलना, एग्जाम्स क्लियर करने थे और मैंने वहीं पर फिर रहना था। लेकिन माई फादर एंड माई अंकल यूज टू से कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी पहचान पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो बस एक इंसान के अंदर से नहीं एक आवाज़ आती जैसे कि ओके आई हैव टू डू दिस समहाउ। अगर मैं मेडिसिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की बजाय अगर मैं इस फोर्सेस में आऊँ, बिकॉज मेरे यूनिफॉर्म जो है हमारी फैमिली में बिल्कुल ही बाहर दूसरा बंदा यूनिफॉर्म में ही है। अच्छा, तो ये यूनिफॉर्म आपको इंस्पायर करता था? बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। सो अगर जब मैंने CSS का सोचा, तब मैंने फिर पुलिस सर्विस का ही सोचा कि मैं फर्स्ट चॉइस रखूँगी ये। और जब मैंने फर्स्ट चॉइस रखी तो जब CSS का इंटरव्यू हुआ एंड द चेयरमैन FPSC वाज जो कि बहुत ही पोलाइट मशहूर थे, भगवान दास साहब, बहुत टफ इंटरव्यू था मेरा, बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग फॉर देम एज वेल, समबडी पुटिंग फीमेल एक अपनी फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विस रख रही है। तो ही वाज वेरी, वो मेरे से बहुत टफ उन्होंने इंटरव्यू किया एंड ही सेड कि बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आया आपका, देखते हैं हाउ डू यू डू इन द इंटरव्यू। एंड आई वाज लाइक, अब मेरे साथ पता नहीं, लेकिन फिर देन आई जस्ट प्रॉब्ली आई कन्विंस्ड हिम विद दिस थिंग कि अगर मैं स्पेशलाइजेशन बाहर करने चली जाती हूँ, आई नेवर रिटर्न, सो वो ज़्यादा लॉस होगा, या मैं अपना करियर जो कि मैंने मेरिट पे ही MBBS की सीट ली थी और मेरिट पर ही मैं अगर यहाँ पे compete करके आती हूँ, तो आई थिंक आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री इन अ बेटर वे। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि कोई जैसे होता है ना कि हमें आज तक याद है कि यार फलाने एग्जाम में फलाना सवाल बहुत मुश्किल, मैं तो छोड़ आती थी, लिटरली मुझसे नहीं होते थे ये मुश्किल सवाल। कोई ऐसा सवाल जो क्या उन्होंने आपसे पूछा और आपको आज भी याद हो कि वो बहुत टफ क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन सारे ही थे। वो उनका तो एटीट्यूड इतना डिफरेंट हो गया था, बिकॉज हमने यही सुना हुआ था कि वो बहुत पोलाइट हैं, 2-4 सवाल करते हैं। आधा घंटा उन्होंने मुझसे खुद अकेले इंटरव्यू किया था। अच्छा। एंड देन आई वाज फ्लैबरगास्टेड, लाइक शुरू के 2 मिनट तो मुझे लगा कि ना वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन देन आई जस्ट काम डाउन माई नर्व्स एंड सारा ही टफ था, क्योंकि वो इतना
वियर्ड किस्म का, कभी वो उठ के चले जाते थे एंड देन उठ के आके बैठ जाते थे, बड़ा उन्होंने एक टेंस माहौल क्रिएट कर दिया था। शायद वो आपको मेंटली कंफ्यूज करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, लेकिन उस वक्त संभालना अपने नर्व्स, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली का रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फैमिली फर्स्ट तो उनको थोड़ा सा हुआ कि तब ये क्या चॉइस हुई। यूजुअली डीएमजी कस्टम्स यही रखा जाता था। तो जब मैंने ये बताया, उनको जब रीजनिंग की उनके साथ, बिकॉज यू नो पैशन है ना मेरा, मुझे सर्विस में आना था, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। And then my few uncles, they also rather convinced them, my family members, कि how if it's her passion, then let her do it. क्योंकि उस सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था ना, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी। और ऐसा नहीं था, बिकॉज मेरे घर में कभी किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि कोई भी चीज़, मेडिसिन भी थी तो बचपन से एक माइंड में था कि करना है मेडिसिन। ये वैसे उस टाइम के अम्मा अब्बा कहते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। डॉक्टर तो बन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये चॉइस की कि आई वांट। आर्मी का भी बहुत होता था कि आर्मी, ऑफ कोर्स। तो आर्मी और पुलिस का रोल तो सिमिलर ही है। सो जो आर्मी बैकग्राउंड में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं और हैं, उन्होंने फिर इस चीज़ को काफ़ी एडमायर भी किया कि ओके, इफ इट्स हर डिसीजन देन वी शुड रिस्पेक्ट इट। क्या स्पेशली रिएक्शन था अम्मा अब्बा ने क्या कहा, स्पेशली अम्मी? हाँ, अम्मी मेरी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी स्केप्टिक हो रही थी कि पता नहीं अभी राइट चॉइस है या नहीं, बट शी एक्सेप्टेड इट वेरी क्विकली। कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं बनाया उन्होंने इस चीज़ को। फाइनली फादर की उस वक्त तक he had passed away, so that's why that was the sole and main reason that I wanted to stay in Pakistan, because I didn't want to leave my country. So मैं वाकई में ये चाहती थी कि अपने मुल्क में रहूं, यूनिफॉर्म पहनूं, because when I wear this, I love it. I mean, this is something which gives me a strange sense of association with my country. So I all the time feel that I am doing something for my country. अच्छा, जब आप तो माशाल्लाह से मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी पहली पोस्टिंग केपी के में थी, और वो एक बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है, क्योंकि जनरल और इन जनरल वहाँ की जो सोच है थोड़ी कंजर्वेटिव है ख़वातीन को लेके। कैसा रिस्पांस था वहाँ पर लोगों का, या जो आपके टीम के मेंबर्स थे उनका, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको चैलेंजिंग लगी? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन है वैसे उनके बारे में। मुझे भी जाने से पहले थोड़ा सा ये लग रहा था, बट वो बहुत स्वीट लोग हैं। अच्छा, दे आर वेरी स्वीट, दे रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। मुझे जिस तरह आपको एक लगता है कि एक जहन में यही था, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ पुलिसिंग तो करने गई हूँ, बट दे वर मोर केयरिंग फॉर मी एज वेल, द स्टाफ एंड एवरीबडी वाज बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और बात ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सुनते हैं बात। सो इट्स अ टोटली मिथ ब्रेकिंग फॉर मी। मेरे लिए तो ये बड़ा डिफरेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। हाँ, थोड़ी सी एनवायरनमेंट डिफरेंट थी मेरे लिए। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि जो वहाँ का थाना कल्चर है, वो तो यकीनन यहाँ के थाने कल्चर से बहुत ही मुख्तलिफ होगा। इतना मुख्तलिफ नहीं है, पुलिस रूल तो सब जगह सेम ही है, लेकिन कल्चर, यस, कल्चरली इट वाज डिफरेंट। लेकिन वो लोग बहुत ही मेहमान नवाज, अच्छे, और जो मैंने देखा है कि फीमेल्स की बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एज ए जनरल भी मैंने यहाँ पे भी, इवन पंजाब कल्चर में भी फीमेल्स की बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि अगला आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और वो लॉजिकल बात कर रहा है या आपको डिसीव कर रहा है। यू नो, दे अंडरस्टैंड दिस। अगर एक बूढ़ी अम्मा जी मेरे पास आती हैं, तो उनको ये एग्जैक्टली पता होगा कि ये अफसर मेरी बात सुन रही है या मुझे टाल रही है या मेरे साथ क्या कर रही है। सो यू नो, पीपल हैव दिस सेंस, दे सेंस इट समहाउ। और अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में, चीजें देख के। सोशल मीडिया में बहुत, आपको पता कितना एक्टिव है सोशल मीडिया। लेकिन आप देखें, इंट्यूटिव होते हैं लोग बहुत ज्यादा। दे सडनली गेट योर वाइब्स। वो समझ जाते हैं कि ये मेरा बात सुन रहा है, मेरा मसला हल करेगा या नहीं करेगा, या अल्टीमेटली सिर्फ टाल रहा है। दे अंडरस्टैंड यू। सही। अच्छा, वैसे पुलिस के बारे में परसेप्शन है कि हम जाते हैं तो वो सुनी नहीं जाती बात, इंतजार बहुत करवाया जाता है, या फिर ये कह दें जी कि FIR दर्ज नहीं होती है। ये एक मैंने सुना है, ये एक परसेप्शन है। ऐसा वाकई है कि लोग जो है वो जो इसकी कंप्लेन करते हैं, अब उसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई है, कुछ तब्दीली हो गई है?
अच्छा देखिए, समटाइम्स हो भी जाता होगा कि कोई ऑफिसर अगर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, बहुत सारा मैटर्स होते हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन में रही हूँ, मुझे कई दफ़ा कोर्ट्स में जाना पड़ता था। पूरा लाहौर होता है, आपके पास 84 थाने हैं, उसमें से कोई ऐसा इशू हो गया जिसमें कोर्ट ने बुला लिया, कभी कोर्ट में जाना पड़ गया, या और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। समटाइम्स अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, आई डोंट डिनाई दिस। लेकिन मोस्टली अगर मैं ये कहूँ कि 1787 पे बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि रिस्पांस बहुत क्विकली हो और उसको मॉनिटर किया जाता है। देन इट डिपेंड्स, ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है। मेरी ये कोशिश होती है कि जब कोई मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मैं उसको सुनूं, बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज गॉन व्हेन यू लिसन टू दैट पर्सन। आपके पास वो अपनी एग्नी लेके आया है, सी आप उसको सिर्फ सुन लेते हैं ना, जब उसकी आधी बात जब पूरी तसल्ली से सुन लेते हैं, और जब आप उसको समझ आती है कि इसने मेरी बात सुनी है, और एक अब मैं मेडिकल में थोड़ी सी मैं ज़रूर उसका रेफरेंस देना चाहूँगी एज अ डॉक्टर। व्हेन यू लिसन टू समबडी, तो आप उसकी ब्रेन की उस फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। व्हेन यू एक हमारा सिस्टम होता है, लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं उसको, तो आपको रेजोनेट करता है ब्रेन उसके उस लेवल पे जाके, वो फील करता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, फिर आप उसके मुताबिक जब बात करते हैं, अगर आपने सुनी नहीं होगी तो आप उसके मुताबिक बात नहीं कर सकेंगे। देन यू रेगुलेट योर टॉक विद दैट पर्सन, वो चीज उसको रिलैक्स भी करती है। एंड अल्टीमेटली जब आप उसकी बात को सुन के और जब पूरी बात करते हो, जब आप आखिर में वो कहते हैं ना काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने स्टाफ को, तो उसकी खुद ब खुद उसकी मेंटल रीवायरिंग होती है, जिसमें वो समझता है कि ओके मेरा मसला हल हो जाएगा। मतलब आधा वहीं हल हो गया, दिमागी तौर पे तो वहीं पे रिलैक्स हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब जबरदस्त आपने बात की ना, शायद बीइंग अ डॉक्टर आपने मेडिसिन से आप रिलेटेड हैं और आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो लेकिन हर डिपार्टमेंट में क्या लोग ऐसे ही सोचते होंगे, हर पुलिस ऑफिसर ऐसे ही सोचता होगा कि हाँ एक अच्छा लिसनर होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है? ये अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ती है। वी ऑल हैव चॉइसेस इन आवर लाइव्स, सो वी हैव टू मेक चॉइस। अगर मैं इस सर्विस में आई हूँ, व्हाट डू यू थिंक मेरा क्या मकसद होगा? एक तो सर्व करना है कंट्री को, बट व्हाट इट गिव्स मी काइंड ऑफ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में जॉय, प्लेजर, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट इज ट्रांजिएंट। मुझे फुलफिलमेंट कहाँ पे आती है? जब मुझे अपने गोल की रिकग्निशन है कि मेरा गोल ये है। अगर मुझे ये लगता है कि आज मैंने किसी का काम बेलॉस किया नहीं, तो मुझे तो सुकून नहीं आता उस दिन। तो मुझे ये पुरसुकून करता है, मुझे ये फुलफिलमेंट का एहसास देता है। और आपकी जो भी एक इंसान को पुरसुकून करने के लिए चीज चाहिए होती है, वो उसकी फुलफिलमेंट होती है। सो दैट इज वाई ये मेरी अपनी पर्सनल है, बिकॉज अगर इफ आई वर्क ऑन इट, हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, रात को नींद सुकून से आती है कि हाँ आज मैंने वाकई। नींद सुकून से कभी नहीं आती क्योंकि काम इतना होता है, लेकिन यस ज़मीर सेटिस्फाइड होता है। अच्छा, वैसे ही मैं आपसे पूछूंगी कि इतना मुश्किल काम और फिर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है, बीइंग अ खातून, कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर मर्द ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में रहना जहाँ पे मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है, ये कैसे इदारे से मुंसलिक होना कैसा लगता है? इतने सारे मेल मेंबर्स आपके नीचे काम कर रहे हैं और आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, आसान है ये काम, या ये होता है कि अच्छा अब ये खातून हो गया हमें सिखाएंगे? आपके मुंह में तो नहीं कहते होंगे, लेकिन यकीनन बैक पे ये बात होती होगी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, लेकिन आई थिंक ये हर जगह है इस तरह से। पूरी अगर पाकिस्तान की सोसाइटी में देखें तो ओवरऑल एक मेल डोमिनेंस है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहा कि जिस तरह आपके पास आने वाले को आपकी उसका एहसास हो जाता है कि वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। आपका जो स्टाफ है जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आप जिस तरह कह रहे हैं हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, तो दे एग्जैक्टली नो कि ऑफिसर को क्या समझ आई है, वेदर दे गॉट इट और नॉट। लाइक अगर मैं एक केस फाइल खोल के देख रही हूँ और मुझे एक केस है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफेंस है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस का पता है कि ये मेन इसकी वो एक पल्स है, मैंने उससे ये 3-4 सवाल करने हैं, देन ही वुड नो ओके ऑफिसर को ये चीज पता है, एंड शी इज आस्किंग द लॉजिकल क्वेश्चंस। तो मुझे अब कितना दायम करेंगे? अब उनको इंस्ट्रक्शंस कैसा लगता है लेना, दैट आई कांट से, बिकॉज आई थिंक दे आल्सो रिस्पेक्ट
अगर आपको काम आता हो, इज्जत आपके काम से होती है, और काम आता होगा देन यू विल बी एबल टू हैंडल देम, यू विल बी एबल टू गाइड देम, यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट एट एनी लेवल, बिकॉज आई हैव बीन अपीयरिंग इन द कोर्ट्स एज वेल. सो वहाँ पर बहुत सारी इंक्वायरीज में करके लेके गई हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर गॉट कंटेस्टेड कि अगर किसी ने ये कहा कि ये इंक्वायरी में कुछ चीज़ कम रह गई है, या और मेरा मकसद ये होता है कि इस्लाह की जाए फोर्स की, ना कि वो सज़ा पे फोकस. बिकॉज अब आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस में काफ़ी प्रमोशंस भी हो रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड, काफी काम भी हो रहा है ना, बहुत काम हो रहा है, एंड दिस गिव्स यू मोटिवेशन एज वेल. सो इस्लाह है मकसद. सज़ा भी अगर कहीं पर देनी पड़ती है तो वो इस्लाह के लिए है, कोई हम किसी से कोई पर्सनल नहीं, किसी के साथ बुरा ना करें, दैट्स ऑल आई वांट. किसी के साथ बुरा नहीं करें. अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लेना चाहिए. दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल की फील्ड से एकदम से आप शिफ्ट हुई इस फील्ड में, और फिर जब मुजरिमों से सामना रहा, जो पहली चीज़ सबसे जो पहला था वो कैसा एक्सपीरियंस था, और एकदम से एक चीज़ चेंज हो गई, एक ट्रैक ही चेंज हो गया बिल्कुल. उस वक्त क्या थिंकिंग थी, क्या पहली सोच थी? जब मैंने प्रैक्टिकली ज्वाइन किया फील्ड में जब आई तो अच्छा, मुझे बिकॉज मैं पहले ज़्यादा मैं आई हूँ तो मेरी फर्स्ट चॉइस भी थी, और फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ओके अब फीमेल है, अब आई है, लेट्स सी हाउ शी क्या करती है. ऑफ कोर्स दिस हैपेंस. और फिर आपको अपने लिए एक वो भी चीज़ छोड़नी पड़ती है ना कि मेरे बाद लेगेसी जो एग्जैक्टली. मैं मेडिसिन में थी तो सर्जरी को हमेशा ये कहा जाता था कि दिस इज़ फॉर मेल्स, राइट. तो मेरा वैसे हमेशा टिल्ट सर्जरी की तरफ रहा. मैंने हाउस जॉब भी सर्जरी में की. मुझे लगता है मुझे आदत है मुश्किल काम चुनने की शायद. तो जब इसमें भी आए तो एक सेंस तो रहती थी कि चला नाउ फर्स्ट चॉइस रखी है, नाउ लेट्स सी. सो आई वाज ऑल फोकस्ड ऑन लर्निंग. मुझे कभी भी अभी भी ऑनेस्टली अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पता या मैं समझती हूँ क्योंकि आई एम फॉरगेटिंग समथिंग एंड आई वांट टू हैव कोई बूढ़ा हमारा कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो 30 साल से 35 साल से नौकरी कर रहा है, मुझे उससे पूछने में कोई हार नहीं है. आई वुड आस्क हिम कि आप इसमें क्या राय है, लीगल राय क्या हो सकती है. Whenever you learn, whenever you try to learn, don't try to prove yourself all the time. Just try to learn. आपको जब अपना काम आ जाएगा तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा. So I always focused on that. So मुजरिमों से जहाँ तक आपने बात की है, वैसे अब तो देर हो गई, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हाउ आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. रूटीन लगती है. मुझे याद ऐसा नहीं है कि रूटीन की चीज़ें लगने लगी थी शायद बहुत ही ज़्यादा. कुछ कोई अब जैसे हमारी फील्ड में मेरे साथ अक्सर ही होता है कि जी मैं कोई ऐसी खबर पढ़ लूँ जिसमें किसी की तदफीन हो रही है, या फिर कहीं पे जैसे अर्थक्वेक है या भी ज़लज़ले की या सैलाब की हम खबरें पढ़ते हैं तो हम ऑन एयर भी जो है ना बड़े सेंसिटिव से हो जाते हैं. तो कभी किसी से कोई ऐसा केस जिसने आपको बहुत ज़्यादा वो किया हो कि मतलब आप खुद ज़मीर आपका वो हुआ हो कि यार ये क्या मतलब कोई क्या वाकई ऐसा कर सकता है? बहुत सारे केसेस हैं, कोई बहुत सारे हैं. या आई टेल यू वन केस. हमारे पास एक इत्तला आई 4 बच्चे अगवा हो गए, गुम हो गए. अगवा की FIR दर्ज हो गई. अब फॉरेन इन्वेस्टिगेशन के पास जब आता है तो 4 बच्चे छोटे छोटे 10 साल की उम्र का, 7 साल, 5 साल, 3 साल, आई मीन तो ठीक है. हमने कहा 4 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, बाप रो रहा है आके पुलिस स्टेशन में, और माँ उसकी रो रही है, उसके और छोटा बच्चा भी पैदा हुआ था. हम अब कह रहे हैं कि जी टीम्स बना दी मैंने. ठीक. सारा जो हमारे सारे SPs भी, फिर हमारे DSPs भी, एवरीबडी वाज सर्चिंग, लाइक वो हमने टीम्स बना के लगा दिया. कैमरास भी देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. अब उसके बाद शाम तक, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जब एक वो जिस तरह हमें भी इस तरह फील होता है समटाइम, ये ज़रूरी नहीं है एविडेंस बेस्ड तो है. आई जस्ट हर्ड देयर फादर टॉकिंग एंड क्राइंग एंड I just called my one of the in charge investigation कि इसको ज़रा डिटेल में और पूछो. मुझे नहीं पता क्या मुझे फील हुआ कि इसको डिटेल में क्या पूछो. आई कांट से कि मुझे एग्जैक्टली कुछ ऐसा लगा कि पूछो इससे डिटेल, क्या कब कहाँ से बच्चों को कहाँ लेके गया, फिर क्या किया. फिर उसने जब सारा बताया देन वी सॉ ऑल द कैमराज. ओके. वो कब घर से चला, वो बाइक पर बैठकर कब बच्चों को लेकर कहाँ गया, किधर गया. जब हमने वो सारा देखा एंड देन वो नहर पर आखिरी दफ़ा केले उसने ख़रीदे हैं और उसके बाद वो कैमरा में नज़र नहीं आया, और हमने फिर उसको पूछा कि तुम उसके बाद कहाँ गए थे. अच्छा. उसके बाद फिर
और तमाशा उसने किया, क्योंकि फिर सोसाइटी में ऐसे ही होता है ना, जब आप वो जी मैं ही बाप हूँ, मेरे बच्चे अगवा हो गए और मतलब मुझसे ही सवाल जवाब हो रहे हैं. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन उसको पूछना ज़रूरी था, बिकॉज उससे आगे हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये तुमने इसके बाद ये खरीदारी करके बच्चे किधर, तुम कहाँ लेके गए उसके बाद. तुम अचानक कहते हो कि तुम दुकान पे खड़े थे और बच्चे पीछे से गायब हो गए. तो फिर जब पता चला कि जब उसको सही तरह पूछा कि भाई तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, हमें समझाओ कहाँ लेके गए, फिर उसने बताया कि वो बच्चों को नहर के ऊपर लेके गया. नहर पे वहाँ पर उन्होंने केले खाए बच्चों ने, और फिर उसने चारों बच्चों को नहर में धक्का दी थी. ओह गॉड, ये बाप ने किया? ये बाप ने, सगे बाप ने. एंड देन अब आप देख लें कि ये सोसाइटी का ये वाला जब चेहरा आप देखते हैं तो वजह क्या थी? वजह गुर्बत भी थी, कुछ बीवी से उसके, या एग्जैक्टली घरेलू मसाइल थे. और जब उसकी बीवी को ये बताया, उसको वो बताना, वो मैंने खुद बताया उसकी बीवी को, एंड देन शी वॉज लिटरली, आई मीन वो भी जिस तरह रो रही थी, वो सब चीज़ हम देखते हैं. और ये सोसाइटी का देखना रूप ये एक केस है. और डॉक्टर साहब मुझे लगता है ऐसे मर्दों का जो मेन मसला है ना, वो नफ्सियाती मसला होता है कि वो जहनी डिप्रेशन में होते हैं, या फिर शायद कुछ कर नहीं पा रहे होते. एक ये चीज़ उन्हें बड़ी होती है कि बींगा मर्द हम कुछ नहीं कर रहे, और फिर ताने मिल रहे हैं, या काम करने का शौक नहीं होता, फिर उन्हें लगता है कि शायद बच्चों को मार देना एक शायद. गुर्बत के अलावा और भी कुछ एक दो एलिमेंट्स थे जो कि अच्छा, मैंने एक आपके हवाले से सुना था केस आया था जिसको आपने 12 घंटे में सॉल्व किया था. बहुत सारे हैं, कौन से वाला केस? ये वो केस है जिसमें जिसने मर्डर किया था और वो उसको पकड़ा गया था सर्विसेज हॉस्पिटल से. ओह या, ओके. मैंने जब ये सुना था मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा चले शुक्र है हमारे यहाँ भी इंसाफ बहुत बर वक्त और बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया और केसेस बड़े जल्दी सॉल्व होना शुरू हो गए. मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि वो लोग जिनका पुलिस के बारे में भी जी है ना कि पुलिस कुछ नहीं करती, वो बहुत डिले करती है, उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए. देखिए, हीनियस केसेस तो प्रायोरिटी तो हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी नफरत की कमी भी है. मैं आवाम को भी बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी इस मामले में कि वो कहें कि अब समटाइम्स छोटे केसेस हमारी थोड़ी सी बैक बर्नर पर चले जाते हैं, जिसको हम समझते हैं ये थोड़ा चोरी का है, मोबाइल चोरी है, लेकिन हमारे लिए मर्डर अगर 3 हो जाएंगे तो हम तो सारे उस तरफ लग जाएंगे ना, कि अगर ब्लाइंड मर्डर्स हैं, ये 3 मर्डर्स हो गए एक घर के अंदर, और फिर ये जब हो के डकैती मर्डर हो गया है, तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन, एंड एवरीबॉडी वाज पैनिक्ड. तो उसको फिर हमने बिल्कुल, हम 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया था और एक बच्चे को. खबर मिलती है, हम वहाँ पहुँचते हैं. मैंने जब ये मौका देखा तो आई वाज लाइक कि ये डकैती नहीं लग नहीं रही थी. somehow you again I would say कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको इल्हाम हो रहा होता है, you just see कि ये नहीं लग रही है आपको, ये सिक्स सेंस फौरन काम करती है, कुछ ना कुछ आपको ना उस जैसे. और स्पेशली क्राइम सीन बोलता है, ये सच है. वो उसकी क्राइम सीन पे आपको आधा केस आपका वहाँ पे क्लूज मिल जाते हैं. सॉल्व तो नहीं मैं कहूँगी, बट यू पिक अप द क्लूज. सो छुरी से मारा था, ठीक है, मेरी डकैती करने आएगा तो छुरी तो लेके नहीं आएगा कोई. ये पॉइंट आप देखते हैं. फिर जब आप देखते हैं ब्लड, अब ब्लड तो एक उस पे फ्लोर पे हो गया, ऊपर सीढ़ियों तक किसका ब्लड जा रहा है. देन आई वाज लाइक अच्छा ये तो जख्मी हुआ होगा खुद भी जिसने मारा है. वो हम ढूंढते जब ऊपर छत पे गए, और मैंने, जाहिर बात है वो उसका मतलब जख्मी बंदा था. अब ये देखना ज़रूरी था वो इतना जख्मी था कि उसका ब्लीडिंग इतनी होती रही है. देन वी सर्च ऑल द हॉस्पिटल्स अराउंड. फिर एक हॉस्पिटल में से हमें सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बंदा मिला कि जिसका अंगूठा कटा हुआ था और वो बहुत ज़ख्मी था. और रातों रात उसका हमने एड्रेस पता कराया, रातों रात उसको वहाँ से उसके घर पहुँचे, उसको पूछा, उसको ले आए, उसको पूछा कि ये क्या. पहले तो एज ऑलवेज जो नहीं बताते हैं, फिर उनको जब मज़ीद इंटेरोगेशन के बाद देन ही टोल्ड यस ही डिड इट. और उसको कोई अपने दोस्त से इशू था और उसकी वाइफ से इशू था, और वो मुझे ये भी वहाँ अंदाज़ा हो गया था कि घर का जानने वाला है कोई. ही न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट हाउस. सो फिर उसने मान लिया. तो ये केस भी हमारा सॉल्व हुआ. और इसी तरह एक हमारे 5 मर्डर हो गए इकट्ठे एक ही घर के, एक ही घर में. पता चला कि 5 मर्डर हो गए. जब वैसे हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है तो यू कैन वेल इमेजिन हमारी भी क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है कि एक तो तकलीफ अलग होती है और आपको स्ट्रेस अलग होता है और एक अजीब सी नेगेटिविटी तो आपको अलग आती है. देन यू हैव टू सॉल्व द केस एज वेल, बिकॉज हमारे पास वो टाइम विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन आवर जिसमें आपने क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर.
एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी ये होती है कि अगर टाइम ज़्यादा निकल गया तो ये जिसने ये मुजरिम है ये निकल जाएगा। तो वो एक अलग हमारा होता है। लोग समझते हैं ओके प्रेशर ऑफ द सोसाइटी ज़रूर वो भी होता है, जाहिरी बात है, लेकिन हमारा अपना एक अंदर से जो एक चीज़ होती है कि ये निकल गया और इसको टाइम ज़्यादा मिल गया तो फिर हमारे लिए इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो 5 मर्डर्स, बहुत फायरिंग हुई वहाँ पे, चूंग का इलाका था, बहुत फायरिंग हुई। देन वी रीच देयर अगेन फ्रॉम द क्राइम सीन इट वाज एविडेंट कि ये कोई जानने वाले का काम है। एंड आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स कि उस टाइम पे कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन मौजूद है, और जो मौजूद नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में सबसे पहले ये गया कि कौन मौजूद नहीं है। 5 मर्डर हो जाएं जिस घर में, और वहाँ के ताए चाचे मामे सब जो जितने लोग मतलब मारे गए, एक बैठक हुई थी, और जो बंदे यहाँ नहीं पहुंचे वो कौन है, हु इज़ द बेनिफिशरी। मर्डर का हमेशा कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, हु इज़ द बेनिफिशरी। देन इमीडिएटली वी गॉट द आइडिया कि कौन हो सकता है, इन्हीं 2-3 सवालों से। सही। एंड देन हमने चेक किया। फिर आप देखें कितनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, पूरे इलाके को चेक कराना, उनके घरों को चेक कराना, एंड देन टू चेक ऑल द बसेस विच आर मूविंग आउट ऑफ सिटी। हमने उनको एक बस पे सवार थे जिनको पकड़ा, वहाँ से बस के सवार बंदों को। अच्छा। जो जस्ट इमेजिन कि वो भी ऑलमोस्ट सुबह तक, हमने रात को ये हुआ है कोई 10-11 बजे, और सुबह के 12-1 बजे हम एक बंदा पकड़ चुके थे। दूसरा बंदा दूसरी बस में था, उससे पता किया और हमने 4-5 बजे तक ये दोनों बंदे पकड़ लिए, वरना ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुके होते। सो वी कॉट दोज कल्प्रिट्स एज वेल। सो बहुत हीनियस क्राइम भी होता है, और उस टाइम पे जब बहुत सारी कंसंट्रेशन हमारी उस तरफ लग जाती है। सो समटाइम्स जो आपने बात की कि लगता है लोगों को कि शायद हमारी बात उस तरह सुनी नहीं जा रही, वो एक समटाइम्स बहुत ऐसे हीनियस केसेस हमारी बहुत सारी अटेंशन और रिसोर्सेज ले जाते हैं, जिसकी वजह से शायद कमी कहीं रह जाती होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक तो मैं ख़वातीन मुजरिमान के हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने हमेशा ये सुना कि जब भी हम किसी मुजरिम का जिक्र करते हैं कि मर्द होगा कोई, हमने मर्दों को सफाक बना दिया। ये बताएं कि ख़वातीन मुजरिमान अब ज़्यादा तादाद में ये सामने आना शुरू हो गई हैं। ये जब आप सुनती हैं कि ये क्राइम किसी खातून ने किया है, तो किस तरह के क्राइम्स होते हैं जो कि ख़वातीन कर रही होती हैं? मतलब कितनी हिम्मत होती है किसी खातून में कि किसी का मर्डर कर दे, या किसी को, जैसे बच्चे को आपने बताया कि उसके वालिद ने फेंक दिया, या कोई खातून ऐसा करे? बिल्कुल हैं, ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन ने मर्डर किया। यस, देयर आर सच केसेस, एंड मुझे लगता है उस बारे में बताने के लिए देन वी हैव टू शो अ वेरी डिस्पेयर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एज वेल। मैं चाहती हूँ आप बताएं, मैं जनरली उसमें ऐसा है कि मैं कुछ ऐसे, एक तो आई वुड जस्ट ट्राई टू पिक द वर्ड्स विच शुड नॉट बी लाइक, बिकॉज कुछ समटाइम बच्चे भी देख रहे होते हैं, सो वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई हो रही होती है और सेंसिटिव मैटर्स होते हैं घर के अंदर ही, तो मैंने 1-2 माओं को देखा है, फिर जिन्होंने अगर जिनकी बच्चियों के इश्यूज बने, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा, जान से मार दिया। ऑफ कोर्स, गॉड, नो, बट दैट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन द हाउस। सो they killed, like I mean, एक खातून ने अपने हस्बैंड को मारा। फिर एक और इशू था जिसमें she wanted to marry someone else, but वो घर में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए थे कि वो डिवोर्स नहीं ले पा रही थी, फिर उन्होंने मिल के हस्बैंड को मारा। सो ऐसे these are the कुछ केसेस में आप देखिए प्रॉपर्टी के लिए मर्डर होता है। सो ये एक रियलिटी है जिसमें कोई भी इंसान, मैं समझती हूँ मेल फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिकली हम देखते हैं जब दे आर ट्वाइस एज सेंसिटिव एज मैन आर, ऑफ कोर्स, ये तो वैसे भी जनरली भी आप समझते हैं। तो उस हद तक इंसान जब जाता है, लोग खुदकुशी भी करते हैं, राइट? सो दूसरे को भी मारते हैं। वो उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, उस जब पॉइंट तक इंसान जाता है, तब वो ये एक्सट्रीम मेजर्स लेता है। और वो ऐसे कौन से हालात होंगे जो उसको इस हद तक लेके जाता होगा। जस्ट इमेजिन कि अगर घर में आपकी किसी की बेटी महफूज नहीं है, तो वो माँ फिर
अपने खामन को मार देगी ना, जाहिर सी बात है अगर वो नहीं संभाल पा रही चीज़ों को, किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचेगी तो करेगी वो ये काम। हमें उसकी स्ट्रगल नहीं पता, उससे पहले कितनी देर इस चीज़ को रेजिस्ट किया होगा। उसने अगर एक सगा बाप अपने बच्चों को मार रहा है, देखिए ये रियलिटीज़ हैं सही, और ये अज़ल से अब तक वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये अब आ रही हैं मीडिया पे, क्योंकि मीडिया में बातें अब ये सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया नहीं है ना। उस वक्त बहुत पहले अगर हम आज से 30 साल पहले तो सिर्फ 2-3 चैनल्स होते होंगे शायद प्रॉब्ली, तो उस पर इतनी बात, इतना टाइम आके बात करना, बताना, अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन क्राइम ये शुरू से हुए हैं। अच्छा, अगर मैं जनवरी से लेके अभी तक, यानी अगस्त भी अपने इख्तिताम की तरफ है, क्या क्राइम रेशो अभी तक रिकॉर्ड की गई है पंजाब की? देखिए जो खाली लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज लास्ट ईयर 4.25 लाख लास्ट ईयर। यस, ओके, राइट। सो और उससे पहले जो मैंने चलान सबमिशन कराई थी, दैट वाज 7.5 लाख चलान, जो पेंडिंग भी था और उसमें मौजूदा भी हमने कराया। सो दैट वाज ह्यूज, एग्जैक्टली दैट वाज ह्यूज। सो विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ IOs, थोड़े कंस्ट्रेंट्स भी है हमारे काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से हमें बड़ी मुश्किल भी पेश आई। तो लेकिन मकसद ये था कि जो चलान अगर सबमिट नहीं होगा आपका कोर्ट में, फिर ट्रायल है, फिर उस सारे प्रोसेस से गुजरना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रायल की आपने बात की ना, जर्नी के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब इतनी आप पोलाइट हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी को 1-2 थप्पड़ लगाया क्या कभी आप? वो मेरा मेरा काम नहीं है, मेरा काम इन्वेस्टिगेट करना है, एंड आई हैव टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। अच्छा, वैसे दिल किया कि लगाऊं कान के नीचे कि किस तरह हिम्मत हुई इसकी ये करने की? वो तो फिर बहुत सारे लोगों पे यही गुस्सा आता है जब इतने हीनियस क्राइम करते हैं लोग, स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जो लोग इतने, जिन रिश्तों से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, भाई ने भाई को, भाई ने बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को मारा हुआ। आप इमेजिन करें ना, हमने तो क्या क्या देख लिया। सो जस्ट इमेजिन, वो उस वक्त समटाइम्स तो कराहत होती है कि ये इंसानियत तो ख़त्म हो गई ना फिर इंसान में। बट स्टिल अगेन आई वुड कम बैक टू दैट पॉइंट कि ये सही अभी नहीं हो रहा। पहला मर्डर भी तो भाई ने भाई का ही किया था ना। सही, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी से आप अगर देख लें तो ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। हम चीज़ों को अब देख रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। सो कुछ चीज़ें तो अनप्रेडिक्टेबल हैं। इवन फिर भी आप कोई भाई या बाप या बेटे या ऐसे रिश्तों से एक्सपेक्टेशन फिर भी नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने बाप को मरवाया है, ये भी हुआ है। ये एक दर्दनाक हकीकत हमारे मुआशरे की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डे 1 से जो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्या चीज़ ऐसी थी कि आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे ना कहते हैं कि नहीं बस शायद मैं नहीं कर सकती, और फिर अल्लाह ताला एक एक मौजज़ा करता है, और क्योंकि हमें उस ट्रैक पे आना होता है, हम आते हैं वहाँ पर। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने कहा कि मेल डोमिनेटेड, ये चैलेंज रहा, ये बिल्कुल चैलेंज है, अभी भी है। देखिए, जो मेरा इसमें सबसे मेन जो आपने चैलेंज की बात की है, फिर उसको कोप करने का मैकेनिज्म ये था कि आई जस्ट हैड टू लर्न माय वर्क। इफ़ आई एम गुड एट माय वर्क, तो देखिए आई वुड बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस थिंग कि हर शोबे में वो चाहे मेल्स की भी आपस में लाइक पुलिंग तो होती है, राइट, सो वो अगर कहीं है, या उस पर हम कहें कि वो तो हर जगह चलता ही रहता है, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो उसमें ये चैलेंज इस तरह से था कि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ इन अ सेंस कि जब आई तो जी अभी फीमेल फर्स्ट चॉइस लेके आई है, तो देखते हैं क्या करती है। सो वो एक मुझे सबसे शुरू में था। लेकिन आपको जब को भी कोई अच्छी बात बता देता है, समझा देता है, किसी सीनियर ने मुझे कहा कि बेटा जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आपको काम आता होगा ना, तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपका काम बोलेगा तो आप काम करेंगे, तो इससे प्रूफ क्या करना है आपने। सो आई जो कहते हैं, मैंने तो उसको पल्ले से बांध लिया आपने, यानी कि आई एम गोना गो फॉर दिस ट्रैक, और मुझे सिर्फ अपना काम सीखना है। क्योंकि जब मैंने ASP-शिप की थी तब ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन वर टुगेदर। अभी सेपरेशन सेपरेट है, अभी सेपरेट है SDPO लेवल पे, तो उस वक्त ये दोनों इकट्ठे थे। मुझे ऑपरेशंस तो हम करते हैं, मैनेजमेंट सारा कुछ, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन सीखने का बहुत फिर शौक भी था साथ में। मैं इन्वेस्टिगेशन सुनती थी, ज़िमनी कैसे लिखी जाती है, कैसे आप बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे करते, उसमें केस फाइल में एविडेंस कैसे लगाना है, किस सेक्शन की कौन से एविडेंस मौजूद होंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो आई लर्नड ऑल दैट। सो ये एक चैलेंज रहा है मेनली।
बस वर्क रिलेटेड तो फिर यही होता है डेफिनेटली कि आपको काम की तरफ फोकस रहे और आप सीखें, और फिर वो जो प्रूव करने वाला है ना, वो ये नहीं कि मैंने कुछ करके प्रूव करना है, वो अल्टीमेटली फिर इट कम्स आउट इटसेल्फ, वो इट रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ। सही। एएसपी से एसएसपी ट्रेनिंग का पूरा माहौल जो था, और सारे अक्सर ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि खवातीन की जब ट्रेनिंग होती है तो जब आप वो शूटिंग सिखा रहे होते हैं या बाकी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, कहते हैं यार ये खातून क्या कर लेंगी। मतलब मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मैंने शूटिंग सीखी थी, मैं एक रिकॉर्डिंग पे थी और मैंने सीखी, तो मैंने तो वो आवाज़ें सुन के मैंने कहा नहीं भाई इसको आप दूर ही करते। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे? ये मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा वो, क्योंकि मैंने तो विन किया था कंपटीशन। ओके, मतलब सब पीछे थे, मर्द खवातीन सब पीछे। हाँ, ऑफ कोर्स। तो उसमें ये था कि बल्कि बड़ा हमने उसमें ये फन किया था कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मेरे एक दो बैचमेट्स ऑन अ लाइटर नोट के वो पहले शूटिंग करते रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट थे। तो फिर बाद में हमने बड़ा मजाक भी किया इस बात पे कि अब आप ही कहाँ गए एक्सपर्टीज। सो इट्स ऑल अबाउट योर फोकस एंड जब आप सोच लेते हैं कुछ करना है तो आई थिंक कोशिश करें तो हो जाता है। दैट हैज बीन ऑल अलोंग विद मी। सही। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो आपको माइंड में रखनी चाहिए रिगार्डिंग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? पुलिस की ट्रेनिंग हमारी होती है इस्लामाबाद में। सो उसमें फोकस एक तो लॉ पढ़ें अच्छी तरह ज़रूरी है, लेकिन जो ओरिजिनल से ट्रेनिंग होती है ना वो फील्ड में होती है। मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो उसमें तो एक एकेडमिक्स है हमारा, लेकिन जो कि रियल ट्रेनिंग है, जो तजर्बा होता है वो आपको आता है फील्ड में यानी जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब आप उस जगह बैठते हैं और जब आपके पास वो चीज़ें आती हैं किताबों में और ओरिजिनल के अंदर, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत फ़र्क होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्जरी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्कैल्पल पकड़ेंगे ना तब आपका हाथ कांपेगा। दैट वुड टेल कि आप स्टिच कैसा लगाएंगे और आपने कट कैसा लगाना है। सो वो एक प्रैक्टिकली जब मैंने ये ज्वाइन किया तो वो जो किताबी नॉलेज था वो काम आया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वाज टोटली डिफरेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल की मैंने बात की, एक वो प्रोटोकॉल होता है जिसपे क्रिटिसाइज होता है कि जी ये इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जी आप गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। एक वीडियो भी थी ऐसे। लेकिन मुझे ये लगता है चूँकि हमारे तो दीन में है, हमें सिखाया जाता है कि ख़वातीन की इज्जत करना, और वो मर्द जो है मुझे तो मतलब अच्छे लगते हैं कि वो मर्द जो कि आप अपने घर की या जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उतरें या दरवाज़ा खोलें। लेकिन इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, नेगेटिव कमेंट्स हमने इस पे देखे। ये तो अक्सर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, लोगों की भी मैंने देखी है, लेकिन यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट, जैसे आपने खुद बात की, हमारा तो इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि इज्जत दें। अच्छा, एक प्रोटोकॉल हमारा ना एक गलत, आई थिंक उसको हम टर्म गलत देते हैं। क्या फॉर एग्जांपल आप भी एक शहरी हैं, क्या आप उस क्राइम से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? नहीं, जाहिर है। क्या आप उन लोगों से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? क्या आप जिनसे पुलिस जिन लोगों से डील कर रही है, क्या वो आम शहरी डील कर रहा है? क्या उस ऑफिसर की ज़िंदगी नहीं है? क्या उस ऑफिसर की फैमिली नहीं है? उनको अपने लिए एहतियाती एक अगर कोई ऐसा जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या उनको एहतियात अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए जब किसी की जान को ख़तरा होता है या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं? तो ये एक आई थिंक एक सेट SOPs कहना चाहिए इसको, होती हैं जिसमें यू नीड टू बी केयरफुल। इसको प्रोटोकॉल का नाम दे के हमें एक नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक जो रैंक वाइज और जिस तरह भी एक जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनको फॉलो करना भी चाहिए। हर एक को एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह जब मैं एक दो दफ़ा ऐसे भी देखा है कि जब नसीहत की जाती है ना किसी को, वो अच्छी नहीं लगती है। अभी इसी से बात आगे मैं चलाऊंगी। तो जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़े, ठीक है, आई वुड कम टूवर्ड्स दैट थिंग, क्योंकि ये मैं अक्सर एडवाइस अपने किसी ना किसी जगह किसी फोरम पे करती हूँ कि किड्स को अनअटेंडेड मत भेजें। सही। अब वो कहेंगे, अब इसमें क्या होता है कि कहेंगे जी क्या बच्चे अब सेफ भी नहीं है? बच्चे माँ बाप के बगैर कैसे सेफ हैं? बिल्कुल ऐसे। एक छोटा बच्चा है, उसके साथ माँ या बाप को होना चाहिए, उसको होना चाहिए। उनको अनअटेंडेड छोड़ के आप खुद भी रिस्क ले रहे हैं, बच्चे को भी रिस्क पे छोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको एट देयर ओन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को जी वो चीज़ लेने दुकान पे अकेले भेज देते हैं।
माँ बाप के बगैर बच्चा अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं है, जिनको जो समझ ही बता नहीं नहीं है। सकते। वो आप ये देखिए, एक टॉफी एक अजनबी उसको पकड़ाता है, वो साथ ले जाता है, उसको तो पता ही नहीं बच्चे को, ये बच्चे का कसूर तो है ही नहीं है। बच्चे का तो कसूर, आप उसको एजुकेट भी नहीं कर सकते, वो तो इस एज में भी नहीं है कि आप उसको एजुकेट करें। यू कांट इवन एजुकेट दोज चिल्ड्रन। इतने हमने रिकवर किए, इतने बच्चे गुम हुए इस तरीके से, और बड़े मिसहैप्स भी हुए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम जिन चीज़ों को टैबू बना देते हैं और सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ नेगेटिविटी, वाई कांट वी बी पॉजिटिव अबाउट दोज थिंग्स। हम अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लें कि हमने बच्चे को अकेले, अपने छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना कहीं पर भी। सही। हमने घरों में ऐसे केसेस देखे, तो अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे। सही। सो वी नीड टू बी पॉजिटिविटी के साथ केयर बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ मदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कभी आपने देखी हो और आपको थोड़ा मतलब मुझे ये होता है कि मैं कभी कभी काम पे होती हूँ और अब अक्सर मेरे बेटे की कॉल आती है, या वो बीमार हो या कुछ भी ऐसा, या कभी मेरे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो मेरे लिए होता है कि यार सब कुछ साइड पे और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे पहले। तो मैं इस वजह से ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया आपने। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन सिचुएशंस, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं। आई वाज एएसपी एट दैट टाइम व्हेन आई सॉ दीज कैजुअलिटीज। इतना करीब से देखा है इस चीज़ को। बट आई वुड अगेन से माई कंट्री इज फर्स्ट फॉर मी। फैमिली बाद में, मुल्क सबसे पहले है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। बच्चे का चेहरा या फैमिली का चेहरा, Don't make it so emotional, please. I would just say, if I have worn this uniform, so मेरी कंट्री का फर्स्ट हक है मेरे पे। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है जिंदगी में? I don't want to lose myself in the process, because आप सोसाइटी में जब रह रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से आप हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू लूज माई सेल्फ ड्यूरिंग ऑल दिस वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, बिकॉज एक्सपीरियंसेस चेंज करते हैं आपको। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सो अगर कुछ जो इतनी नेगेटिविटी मैं देखती भी हूँ अपनी लाइफ में, और भी ज़रूरी नहीं कि मैं पुलिस में उतनी नेगेटिविटी देख रही हूँ, शायद आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज देखती होंगी, बट आई जस्ट प्रे, अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है, और मैं ये समझती हूँ कि मुझे इनसिक्योरिटी से भी इस चीज़ से होती है कि मैं अपने आप को लूज़ ना करूँ इस प्रोसेस में। जो मैं हूँ फ्रॉम इनसाइड, माई ओन पर्सनैलिटी, माई ओन वैल्यूज़, आई वॉन्ट टू कीप दैम इंटैक्ट। जबरदस्त। अब अगर हम क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ ऐसे क्राइम हमारे सामने आए जो कि मॉडर्न क्राइम हम उनको कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल गए हैं, अवेयरनेस पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा आ गई है, ट्रेनिंग उनकी शुरू हुई है इस हवाले से, या वही पुराना तरीकाकार है? बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है पुलिसिंग के अंदर। आप देखें, टेक्नोलॉजी जो है वो तो अब इनएविटेबल है कि उसको अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एक तो ये मोर सोफिस्टिकेटेड, अच्छे तरीके से हम चीज़ों को एक तो एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं जो कि कोर्ट में भी एडमिसिबल है, और वो हमें ज़्यादा फ़ायदा भी इसका होता है, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजाएं भी मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सेफ सिटी की बात करें, कैमरास लगे हुए हैं, उसकी जो CCTV फुटेज है दैट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट एज वेल। उसके अलावा अब जो हमारी FIA हम से रिपोर्ट लेते हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट्स लेते हैं दैट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट। इसके अलावा जो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, और साइबर क्राइम ने फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल्स अक्सर गलती में आके या कोई चीज़ ऐसी, वो एक बिला वजह की एक ब्लैकमेलिंग भी हमने कई जगहों पर देखी, तो ये इसमें साइबर क्राइम इज़ हेल्पिंग अ लॉट। सही। और जो और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह भी आ गए हैं। सो जो अडॉप्ट हमने किया टेक्नोलॉजी को, सो दैट इज़ रियली हेल्पिंग अस इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसमें इट इज़ रियली हेल्पिंग अस। और एक जो बट आई वुड से कि ट्रेडिशनल जो एक सेंस है ना एक पुलिसिंग की, वो एक ज़रूर
अगर हम उसकी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और रखें और बेसिक्स को ना छोड़ें, ठीक है, एंड वी कीप अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजीज, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जैसे भी आपने साइबर क्राइम की बात की ना, हमने ये चीज़ खुद भी विटनेस की है कि, और लोगों के भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमने देखे और पढ़े भी हैं, शिकायतें भी बहुत सारी उनकी थी कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना उनको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाता है, जो जिनके पीछे कोई हाथ नहीं होता या कोई सिफारिश नहीं होती, वो या तो केसेस पड़े रहते हैं या महीने महीने बाद बारी आती है, ऐसा ही है। मुझे लगता है कि वो शायद जो हाई प्रोफाइल होते हैं वो चूंकि उनकी हाइप बनी होती है तो वो लोगों को पता भी जल्दी चल जाते हैं, और मे बी वही बात है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इस तरह होता है। लेकिन एक रूटीन में जो केसेस चल रहे हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, वो उनकी बारी आती है, और ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा की तरह लटके रहे, फाइलों में दबे रहे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम मिलता कम है, लेकिन जो मिलता है उसमें आई प्रेफर स्पोर्ट्स या कुछ स्केचिंग, सही है, या पेंटिंग। अच्छा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? फॉर मी सक्सेस इज समथिंग जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि यू शुड हैव द रियलाइजेशन ऑफ योर गोल्स, ओके, एंड देन यू शुड बी कंपैशनेट। ठीक है, लोगों के लिए, जैसे वो है ना, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना जो एक शेर है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, लेकिन इबादत के लिए तो फरिश्ते भी थे। तो आई जस्ट बिलीव इट, ठीक है, आई हैव फेथ इन दिस कि अगर अल्लाह ताला ने, क्योंकि देखिए हम जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं वो एक एनवायरनमेंट में कर रहे हैं ना, बिकॉज़ आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस विद यू, यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस विद मी, सो उसमें जो एक इंटरेक्शन है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सेक्रेड, ठीक है, जिसको हम शायद समझते हैं कि आई वुड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नमाजें, रोज़े आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रुकन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंसान का इंसान से ताल्लुक और जो इंसान किसी इंसान के साथ करता है, उसकी जो पकड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है, सख्त है, और अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे उस चीज़ को। इसलिए तो दुनिया को मौका फतेह अमल कहा गया, क्या तो इसीलिए ह्यूमंस बनाए ना अल्लाह ताला ने, वरना इबादत तो पहले भी हो रही होती है, कर भी रहे हैं, फरिश्ते हर वक्त इबादत में, इंसान को क्यों? तो मेरा ये एक फेथ है। अच्छा, आप जैसे कह रही है ना कि इंटरेक्शन, लेकिन आजकल तो इंसान से कट गया ना, मतलब हर वक्त मोबाइल में, तो आपका स्क्रीन टाइम कितना है और कितना आप टाइम देती हैं अपने मोबाइल को, या क्या देखना पसंद करती हैं टीवी? स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और देख लिए। इसके अलावा मुझे आई लाइक रीडिंग बुक्स, ओके, ये जो आई जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट द लाइफ, समझने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज जब पढ़ाई के ज़माने में तो किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेडिसिन पढ़ी, फिर केसेस किया, तो अभी ये लगता है कि जब आप सोसाइटी को भी इतनी करीब से देखते हैं ना, तो जब तक आप लाइफ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, तब तक वो आपको शायद आप उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि इफ आई डोंट आस्क माई सेल्फ हु आई एम, ठीक है, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों भेजा है अल्लाह मियाँ यहाँ पे, यानी अपनी मौजूदगी का मकसद पहचानना बड़ा ज़रूरी है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक, हमें इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है कि जब तक फिर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, इफ यू डोंट लर्न अबाउट द लाइफ, यू कांट डील विद योर स्ट्रेस। एग्जैक्टली, स्ट्रेस को डील करने का आपको लगता है कि बेहतरीन तरीका किताबें पढ़ना नहीं, लाइफ को समझना। अच्छा, लास्ट टाइम क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने नेटफ्लिक्स पे देखी, कोई सीरीज, कोई मूवी या कोई ड्रामा फेवरेट आपका? क्राइम रिलेटेड एक्चुअली, शूटर था प्रोबेबली उसका नाम, तो वो मैंने देखा। इट वाज अ लॉन्ग सीरीज, लेकिन वो मैंने बहुत बिट्स में देखी थी। सो मुझे क्राइम रिलेटेड अच्छे लगते हैं, तो जितने भी, अगर मैंने पिछले साल 2 में कोई 2-3 देखे हैं, क्योंकि वो सीरीज होती हैं मोस्टली, थोड़ी लंबी होती हैं, तो इट वाज ऑल क्राइम रिलेटेड। गाने ज़्यादा पसंद करती हैं या कवालियाँ? दोनों में जो भी अच्छा लगे। कवाली में फिर नुसरत और राहत फ़तेह अली खान आर माई फेवरेट। अच्छा, वैसे लाहौरियों के बारे में समझा जाता ना कि लाहौरी है तो भाई खाबे शाबे सही खाते हैं, तो आप फूडी हैं? मैं हूँ तो लाहौरी, लेकिन बहुत फूडी नहीं हूँ। व्हेनेवर आई ईट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। अच्छा, आप मैंने जब मैं आपसे मिली हूँ, जब आप आई हैं, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये हर खातून को जानना चाहिए कि आपने इतना अपने आप को फिट रखा हुआ, इतना मेंटेन रखा हुआ है, क्या है इसका राज? इसका राज है
मील्स स्किप कर देना काम बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है ही है, और लोगों के दुख को महसूस करना। ओके अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप एक वेकेशंस का चाहिए होता है कि यार मुझे अब वेकेशंस चाहिए, मुझे जाना है पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में भी कहीं, तो वेकेशंस में कहाँ आप ज्यादा प्रेफर करती हैं और मिलती हैं आसानी से? मैं वैसे वेकेशंस नहीं जाती फिलहाल तक, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, मेरा को ऐसे दिल भी नहीं किया। अच्छा, दिल भी नहीं किया। दिल भी और नहीं किया। मुझे ये बताएं कि स्किन केयर के लिए टाइम मिलता है? नहीं वो भी नहीं मिलता। बहुत टाइम होता कहाँ है, बस सोने का टाइम मिल जाए ना, तो वो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट नेमत। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फैमिली, चूंकि मैं ये इसलिए पूछी हूँ, हम मतलब बीइंग अ मदर मेरे लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि जैसे मेरे बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं स्किप कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है उसकी कोई ना कोई एक हमने घर में गेट टुगेदर रखा हुआ होता है उसके फ्रेंड्स के साथ, वो मैं मिस कर देती हूँ। तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं कि अगर कोई अरेंज किया हुआ है घर में और फौरन से कॉल आ गई है और फिर अब आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है? अच्छा, वैसे मैं अचानक वाला कोई नहीं करती हूँ इस तरह, लेकिन यस व्हाटएवर आई कमिट, वो फिर मेरे लिए, मैंने अगर कुछ चीज़ कमिट कर ली है देन आई जस्ट ट्राई टू मेक इट कि मैं वो करूँ। और मतलब घर के अंदर जब आपने बात की ना कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जैसे आपने ये बात, सारी वर्किंग लेडीज का, मैंने एक स्टडी पढ़ी, उसमें ये स्टडी थी यूएस में कंडक्ट की गई कि जो बच्चे हैं वो वर्किंग फीमेल्स के बच्चे आर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते हैं बिकॉज दे सी द रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। आप एक पर्सोना है उनके सामने खुद, सो दे परफॉर्म मच बेटर देन द वुमेन जिनके बच्चे, यानी उन खवातीन के बच्चे जो कुछ नहीं कर रही होती हैं, जो हाउस वाइफ्स है। कुछ नहीं से मुराद ये नहीं है, हाउस वाइफ भी बहुत कुछ करती है, आई एम गोइंग टू टेक माय वर्ड्स बैक कि जो कुछ नहीं करती से मुराद ये था कि जो वर्किंग वुमेन आउट बाहर नहीं जाती घर से, घर बनाती है ना, होम मेकर्स हम उन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली, होम मेकर्स। नाराज हो जाएंगे वरना। एग्जैक्टली। तो लेकिन उसमें सिंपल ये है कि वो चूंकि काम कर रही होती हैं तो दे अर्न 30 टाइम्स मोर, उनके ग्रेड्स बेटर होते हैं। और अगर आप ये कोशिश करें कि उनको क्वालिटी टाइम ज़रूर दें और अपनी इन्वायरमेंट को, घर की इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, बिकॉज जो पहले 7 साल की एज में बच्चे की पर्सनालिटी बनती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है बच्चे की। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड रियली से कि अपने बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट दें। और फर्स्ट 7 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर फॉर्मेटिव फेज ऑफ एनी चाइल्ड। सो वो जो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी उसकी मेमोरी रहेगी सेल्स के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतनी चीज़ें मैनेज करिए, मैं चाहती हूँ कि वो माएँ जो कि अक्सर अपनी बच्चियों को ये कहती हैं कि देखो अगर तुम नौकरी करोगी या अगर तुम इस फील्ड में जाओगी या फलानी फील्ड में जाओगी तो फिर अपने शौहर को कैसे टाइम दोगी, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करोगी, ससुराल को कैसे मैनेज करोगी। स्पेशली उन माओं के लिए आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमें अक्सर यही कहा जाता है कि देखो पहले अपना घर देखो और बाद में नौकरी देखनी है। मैं तो देखें ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वही आपकी लाइफ को मोल्ड करते हैं, और आप अगर खुद अच्छी एग्जांपल पहले तो बन के दिखाएं। सारे पेरेंट्स मैं समझती हूँ कि वो खुद रोल मॉडल होते हैं सारे बच्चों के लिए। बचपन से उन्होंने जो देखा होता है वही वो आगे एग्जिबिट करते हैं, वही सेम एक्सपीरियंसेस। लेकिन इसमें अब मैंने वैसे बहुत चेंज देखा है लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, मेल्स फीमेल्स, लाइक फादर्स, जो कि मुझे लगता है पहले फादर्स ज़्यादा इस बारे में होते थे, स्केप्टिक होते थे कि बच्ची घर से बाहर जाए, काम करे, कैसे होगा। नाउ आई एम सीइंग फादर्स कमिंग टू मी, ये मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अपनी बेटियों को मिलवाने लाते हैं। दे वांट टू मोटिवेट देम, दे वांट टू सी देम ग्रोइंग, दे वांट टू सी देम डू समथिंग इन देयर लाइव्स। उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसने अगर सिर्फ शादी करके हमने इसको, मैं तो बहुत चेंज देख रही हूँ सोसाइटी के अंदर, और माएँ भी साथ, मतलब दोनों पेरेंट्स भी आते हैं। एंड देन आई एम सीइंग, मैं कॉलेजेस में भी कभी जाके कभी लेक्चर्स दिया या कोई इस तरह के, बिकॉज दे वांट मी टू कम एज कि मैं उनको कोई ऐसी बात कर सकूं जो शायद उन्हें इंस्पायर करे। तो उसमें पेरेंट्स का रोल मैं देख रही हूँ, इट्स बिकमिंग वेरी पॉजिटिव। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। बहुत चेंज देख रही है, बहुत चेंज देख रही हूँ। बिकॉज अगर मैं इफ आई गो बैक 10 years बैक, तो उस टाइम पे शायद
इस तरह, या अभी जो एक सोशल मीडिया भी आ गया, फिर और प्लेटफॉर्म्स आ गए, दे आर इनकरेजिंग पीपल एंड दे रियली वांट देयर चिल्ड्रन टू डू समथिंग। एंड अब वो बेटा बेटी की जो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, मैं वो बहुत कम देख रही हूँ सोसाइटी में। इट्स अ वेरी हार्डनिंग स्टाइल भी बड़ा चेंज हो चुका है ना अब तो हमारी सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वो, अब ये तो होगी ना पेरेंट्स की बात, लेकिन वो बच्चियां जो कि आपसे इंस्पायर हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना और हर अपने काम के साथ कमिटेड रहना, इतनी होनहार, इतनी बहादुर, और अगर हमें जो है इन फ्यूचर डॉक्टर अनूश मसूद बनना हो तो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जहन में एक मोटो बनाएं, एक गोल बनाएं, ड्रीम बिग। वो होता नहीं है कि समटाइम्स मैंने लोगों को देखा है, ओ ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, एंड देन आपको साथ वाले कह देते हैं ना, कभी जरूरी भी नहीं कि सब आपको मोटिवेट करेंगे, बी रेडी फॉर इट, लाइक ओके यू विल हैव टू फेस, जिसमें आपको लोग कहेंगे शायद ओहो ये तुमसे नहीं होगा, ज्यादा यही कहेंगे, मे बी आपकी फैमिली मेंबर, जो मैं आपका आजकल पेरेंट्स को देख रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, जस्ट डोंट लिसन टू एनीवन अराउंड यू, सिंपल अपने गोल को फोकस करें, ठीक है, जो आपको दिलो दिमाग मानता है ना करने के लिए, और उसके पीछे लग जाए, बस करना है एज योर्स। आपने सुना ही होगा, जैसे एक बहुत सेइंग है कि फिर पूरी यूनिवर्स, वो जो एक सेइंग है ना, यूनिवर्स इस काम में लग जाती है जो आपको हेल्प करती है। You actually give that energy to yourself and to your environment. You make your own environment. So उस पे फोकस करें, उस पे लग जाएं, और बाकी चीज़ें साइड पे करें, अल्लाह ताला पे फोकस रखें और ईमान रखें कि अगर ये आपके लिए चीज़ बेहतर है, और अगर आप नेक नियति से इसको फॉलो करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसको अपनी ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो लाजमी उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल, मेरा बेटा मुझसे ये हमेशा शिकायत करता है कि आप मामा टाइम नहीं देती हैं। बच्चे ये शिकायत करते हैं? क्योंकि आपकी जॉब तो मुझे लगता है हमसे भी ज़्यादा टफ है ना, कि कभी भी कॉल आ गई, 24/7 अवेलेबल आपने रहना है, कभी भी कॉल आ गई, कोई टाइम नहीं है रेडी शेडी होने का, यूनिफॉर्म पहना और निकलना। मुझसे सब शिकायत करते हैं, फैमिली, दोस्त, एवरीबडी। क्या जवाब देती हैं आप? काउंटर कैसे, यहाँ काउंटर कैसे करती हैं? उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ जाते हैं? अल्टीमेटली यस, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के, because you know it's a big responsibility, so they understand you ultimately. And again वही बात है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स होते वही हैं जो समझ जाए, नहीं मतलब वो ये समझते हैं कि कंट्री सबसे पहले, पाकिस्तान मुल्क, हमारी शान हमारी पहचान सबसे पहले समझते हैं। everybody knows it, and जब इंसान को खुद पता होता है तो फिर you try to make other people understand as well, because duty comes first. पाकिस्तान सबसे पहले। सही है, चलें।